सदर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा वो हमारे आखिरी मुकाम पर है, इसलिए आखिरी मुकाम पर है क्योंकि इस समय पर मतदान समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। मध्य प्रदेश में तो एक ही चरण में मतदान होना था, जिसके तहत 230 विधानसभा सीटों पर आज मतदान का काम पूरी तरीके से संपन्न हो गया। छत्तीसगढ़ में 2 चरण के तहत मतदान की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। पहले चरण के तहत 7 नवंबर को 20 सीटों के संदर्भ में मतदान हुआ था और आज बची हुई 70 सीटों के संदर्भ में मतदान की प्रक्रिया संपन्न। अब सबकी निगाह मतगणना को लेकर है। सब उठापटक में लगे हुए हैं, अपनी तरह से कैलकुलेटर पर लेकर जोड़ गणित लगा रहे हैं कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार जा रही है, किसकी सरकार आ रही है। तो आज हम बारी बारी से दोनों राज्यों के संदर्भ में बात करेंगे। हमारा आज का विषय है कि खत्म मतदान, किसे नफा किसे नुकसान। इसी संदर्भ में हमारी बातचीत की पहली शुरुआत मध्य प्रदेश के संदर्भ में। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ में सुरेंद्र राजपूत जी हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए सुरेंद्र राजपूत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खास तौर पर लखनऊ से मध्य प्रदेश बुलाया था। पहले उन्होंने भोपाल में मोर्चा संभाला, फिर उन्होंने ग्वालियर में मोर्चा संभाला। अब उनकी मोर्चाबंदी का क्या नतीजा आया है, ये हम सुरेंद्र राजपूत जी से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में नरेंद्र सलूजा जी हैं। सुरेंद्र राजपूत जी के पुराने साथी रहे, पर अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जमकर बल्लेबाजी करते हैं और ऐसी बल्लेबाजी करते हैं कि कांग्रेसी ढूंढते रह जाते हैं कि हमारे साथ में ऐसी बल्लेबाजी कहाँ थी। बहरहाल नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ में, और इन दोनों के बीच में अपनी तटस्थ राय देने के लिए देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी भी हमारे साथ खास तौर पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से ही करते हैं। क्या सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत मेहनत की भाई आपने, मेहनत करने के बाद में अब क्या उम्मीद के साथ में 3 तारीख को भोपाल आना चाहेंगे या लखनऊ से ही हमें प्रणाम करना चाहेंगे? कहते हैं ना हिमांशु भाई जी कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। जी जंग हो या चुनाव हो भरपूर होना चाहिए। जी मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, इको कर रही है, ये बात नहीं करने दे रही। हम कोशिश करते हैं सुरेंद्र जी, अभी माहौल ऐसा है ना, आपको अपनी आवाजें ही सुनाई देंगी, दूसरों की आवाजें इतनी आसानी से कहाँ सुन पाएंगे। तो हमारा जो पीसीआर है वो भी उसी भावना के तहत आपके साथ जुड़ा हुआ है। जी सुरेंद्र जी। ऐसा नहीं है। तकनीकी चीजें अलग हैं, राजनीतिक चीजें अलग हैं और सामाजिक चीजें अलग हैं। अपनी आवाज अगर अपने को सुने हिमांशु भाई, तो हम अपनी आवाज आपको नहीं सुना सकते और उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, फिर शब्द अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मेरी आवाज अगर आप ठीक करा दे तो मैं बात करूं, तब तक आप किसी और से बात कर लीजिए। मैं कोशिश करता हूं इसके संदर्भ में। तो नरेंद्र सलूजा जी, अगर आपको यह संकट ना हो कि आपको अपनी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है, तो हम आपसे चर्चा को विस्तार देते हैं। वैसे कहते यही हैं कि जिंदगी में अगर सफल होना है तो व्यक्ति को अपनी आवाज जरूर सुननी चाहिए। तो सलूजा जी, आपको अपनी आवाज सुनने से ज्यादा परेशानी तो नहीं है? उनके चेहरे का दर्द और जो उदासी दिख रही है, शायद उनको परिणाम का अंदेशा हो गया है। जो रिपोर्ट वो भी उन्होंने भी ली होगी प्रदेश भर से। जिस प्रकार से कांग्रेस का इन परिणामों में मध्य प्रदेश में आज मतदान के बाद हम कह सकते हैं चौपड़ा साफ होगा, जिस प्रकार से करारी हार होगी। जो प्रदेश भर के बूथों पे लाडली बहनाओं ने उत्साह दिखाया है, युवाओं ने जो उत्साह दिखाया है, जिस प्रकार से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, जो जन समर्थन हमें आज देखने को मिला है, जो उत्साह भाजपा के बूथों पर हमें नजर आया, भाजपा की टेबलों पर नजर आया, जो दोपहर बाद कांग्रेस की टेबलें गायब हो गई, नेता कार्यकर्ता गायब हो गए, बैठने वाले नहीं मिले, बूथ पर बैठने वाले गायब हो गए, मतदाताओं ने झांका नहीं। शायद वो आवाज सुरेंद्र राजपूत जी ने सुन ली है, शायद इसलिए उनको अपनी आवाज सुनाई दे रही है और वो तय भी नहीं कर पा रहे हैं कि लखनऊ से भोपाल आएंगे कि नहीं। मेरे को लगता है शायद वो लखनऊ से आपको और हमको प्रणाम करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो शायद कमलनाथ जी भी इनको भोपाल नहीं मिलेंगे, दिल्ली या छिंदवाड़ा चले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी राजनीतिक पारी का अंत होगा। अच्छा, ये बात बताइए, आप जो इतनी उम्मीद के साथ में हैं, बड़ी संख्या में लाडली बहनों ने मतदान किया, मतलब महिलाओं ने मतदान किया, आपने कैसे तय कर लिया कि ये लाडली बहना या नारी सम्मान योजना की आकांक्षी महिलाएं हैं? सलूजा जी, देखिए उत्साह दिखता है जब हमारी टेबलों पे बहनाएं आएगी, पर्ची बनाएगी जी, तो टेबलें इसलिए बूथों के बाद टेबलें इसलिए लगती हैं कि जनता का रुझान उससे भी पता चल जाता है। क्योंकि जो जिस मानसिकता का होता है, जो जिस विचारधारा से प्रभावित होता है, जो जिसके पक्ष में जाना होता है, वो उस टेबल पे ही जाता है। तो हमारी टेबलों पे आज हमने भीड़ देखी, बहनों का शिवराज जी के प्रति उत्साह देखा,
युवाओं का मोदी जी के प्रति हमने जो हमारी राष्ट्रवाद की नीति उत्साह देखा, तो हम तो वो उत्साह देख के समझ रहे हैं। हमको पहले से ये था कि यदि लाडली बहनाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा, हमारी लाडली बहना यदि मैदान में आ गई तो निश्चित तौर पे वोट ऐसा कितना वोटिंग परसेंट बढ़ गया है जो आप बार बार दावा कर रहे हैं, वोटिंग परसेंट इतना बढ़ा, वोटिंग परसेंट इतना बढ़ा। 5 बजे तक 71% वोट हुआ है। आपकी जानकारी कितना वोट परसेंट इसके संदर्भ में सलूजा जी? थोड़ा आपके इस वोटिंग के दावे को ही हम परख कर देख लें। हिमांशु जी, अभी फाइनल आंकड़ा नहीं आया, 5 बजे तक का 71% आंकड़ा आया, लेकिन हमारा ये मानना है कि ये 75 प्लस जाएगा। तो 75 प्लस तक ही है ना आप? पिछली बार 2018 में 75.63% वोटिंग हुई थी सलूजा साहब। 13 के मुकाबले ये तकरीबन 3.5% ज्यादा था। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी 167 सीटों पर 2013 में थी, वो पार्टी 109 सीटों पर सिमट गई। अब आप फिर 75 की उम्मीद कर रहे हो। इस बार कहां तक, कितना और नीचे? इस बार जो उत्साह देखा हमने जी, जो हम बूथों पे, आज दिन भर हम बूथों पे घूमे, प्रदेश भर में हमने कई जगह बात करी, जो हमने भाजपा के पक्ष में महिलाओं का, युवाओं का उत्साह देखा, टेबलों पे भीड़ देखी, और जिस प्रकार से कांग्रेस की टेबल खाली पड़ी रही, बैठने वाले नहीं मिले, बूथों पर बैठने वाले कार्यकर्ता नहीं मिले, जो प्रत्याशी थे वही अकेले जूझते रहे, नेता भी मैदान छोड़कर भाग गए। हमने तो आज दिन भर का जो हालात देखा उसके अनुसार हम कह रहे हैं। अच्छा, तो फिर जाके एक आखिरी सवाल लेता हूं इस चरण का, फिर मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास दोबारा कोशिश करूंगा। आज आपको अपनी गलती का एहसास हुआ कि नहीं हुआ कि जब मतदाता भारतीय जनता पार्टी को बनाए रखने के लिए इतना टूटे पड़ रहा था, जब लाडली बहनाएं अपने प्रिय भाई शिवराज सिंह चौहान को समर्थन देने के लिए इस कदर कतार में लग गई थी आपके अनुसार, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये कमाल का काम क्यों किया? क्यों आपने 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया? क्यों राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय मामलों से मुक्त करके इंदौर में उलझा दिया? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया? आज नरेश सलूजा जी, इस बात को लेकर आपका मन खचोट रहा है कि नहीं खचोट रहा है? मतदाता इतना साथ था शिवराज जी के साथ, फिर भी आप लोगों ने क्या कर दिया भाई? देखिए, हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। रणनीति का सिर्फ एक ही हिस्सा नहीं होता है। यदि तमाम हमने केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसदों को मैदान में उतारा तो वो भी हमारा एक रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ना पड़ती है, सिर्फ एक ही मोर्चा थोड़ी होता है। नहीं, आप जो बात कर रहे थे तो दोनों बातों में विरोधाभास है ना। या तो आप ये कहिए कि हमने 8 नेता उतार दिए इसलिए उत्साह है, आपकी दलीलें सारी शिवराज सिंह जी की नीति और उनके चेहरे के समर्थन में थी, इसलिए मैंने सवाल पूछ लिया। अगले चरण में आप कुछ और बताइएगा, पर मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूं। देख रहे हो ना सुरेंद्र राजपूत जी, सलूजा जी को नहीं लगता आप भोपाल तक आओगे भाई 3 तारीख को? क्या कहते हैं सुरेंद्र जी? कोई बात नहीं, सलूजा जी को लगना भी नहीं चाहिए। नए नए गए हैं वहां पर, विभीषणों की आवश्यकता है, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। वो लोग यही, इनको ऐसे ही देखने के लिए रखा गया है कि कौन भोपाल आ रहा है, कौन दिल्ली जा रहा है, कौन कहीं जा रहा है। बाकी जो अंतःपुर के जो काम हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता करें। एनीवे, ये इनका अपना मामला है, हम इस तरीके की बातों पे नहीं जाते। चुनाव खत्म हो चुका है और उसके बाद फिर निजी कटुता से बचना चाहिए। हम तो 3-4 चीजें देख रहे हैं यहाँ पर कि आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में अपने नेताओं के साथ हताश, निराश और हिंसा पर उतारू हो गए। आप देखो, ये विश्वास सारंग, जिसको कौन सा पता नहीं, कौन सा ढोलकिया पता नहीं क्या कहते हैं वहां पर घरेलू कुछ नाम है उनका, सटोरिया, पप्पू सटोरिया है, पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन विश्वास सारंग जी अपने ही कार्यकर्ताओं से लड़ते नजर आए, मारपीट करते नजर आए। मेरे पास वीडियो अगर आप चाहिए तो मैं दे दूंगा। नरेंद्र सिंह तोमर जैसा सभ्य शख्स, जिसको ये कहते थे कि ये लोग सीधे हैं, वो अलग बात है कि 10,000 करोड़ का घोटाला और वीडियो सब उनके बच्चों का आ गया और 10,000 करोड़ है, 500 है या 150 है, पता नहीं। लेकिन उनकी पूरी दिल्ली की विधानसभा में 2-3 बार फायरिंग हो रही है। वहां पर वोटरों को डंप किया जा रहा है। अपना जो दलित वर्ग के वोटर है उसके भी वीडियो आपके सामने हुए हैं। जिस तरीके से वहां पर महिलाओं को मार्क किया जाता है, मैप किया जा रहा है, उसकी भी तमाम चीजें हैं। इसके बाद अगर आप देखो, छतरपुर में नाती राजा के ड्राइवर को मार दिया गया। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो उससे बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है और नेता है वो हताश और निराश होकर के हिंसा पे उतारू हो गया है। और हिंसा करता कौन है? वही करता है जो चुनाव हार रहा होता है। अब लाडली बहना था या नारी सम्मान की वो लाइनें थी, वो तो 3 तारीख को पता चलेगा।
लेकिन आज तो ये जरूर क्लियर हो गया कि हिंसात्मक गतिविधियों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दमन करने की कोशिश करी। सुरेंद्र जी, तो इसके साथ में मेरा एक सवाल है, आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंसक गतिविधियों में शामिल हो गई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिंसा फैलाई, तो उनकी इस कोशिश ने, जो आप आरोप लगा रहे हैं, आपकी चुनावी संभावनाओं पर कितना प्रतिकूल प्रभाव डाला? ऐसा तो नहीं कि जो जीत आपका हिस्सा बन रही थी इन हिंसक गतिविधियों के चलते आपसे छिन गई है, ऐसी कोई डर वर की बात तो नहीं है ना? कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो जनता चुनाव लड़ रही थी जी हिमांशु भाई, बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं मैं, दोनों जगह पे ग्वालियर संभाग भी देखा, भोपाल भी देखा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनता चुनाव लड़ रही थी। और आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ तो आप हिंसक गतिविधियां कर सकते हो, जनता को भी आप थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हो, लेकिन जब लाखों लाख जनता आपके विरोध में आ जाती है तो निश्चित तौर पर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हम बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, ये अगर ये इन्होंने हिंसा की है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर पड़ा है, और इस तरीके से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है कि पहले तो ये कुछ सीटें लाने की स्थिति में थी, अब तो और कम सीटों की स्थितियां हो जाएंगी। इसमें शिवराज जी और नरेंद्र तोमर जी और कैलाश विजयवर्गीय जी की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, प्रहलाद पटेल की, कमल पटेल की, क्योंकि अभी चुनाव खत्म हो गया, हमें इस तरीके की बातें करने की आदत नहीं। लेकिन हम तो इतना जानते हैं, जो चुनाव में उत्साह मतदाता का और सम्मानित जनता का हमने देखा, वो आप इस चीज को देखिएगा 3 तारीख को जब बैलेट बॉक्स के काउंटिंग होगी तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा उलटफेर आपको दिखाई देगा, बदलाव की आंधी आपको दिखाई देगी, कुशासन का अंत होगा। और शिवराज सिंह चौहान जी को, जिन लोगों को इन्होंने त्याग दिया था, उन्हीं की योजनाओं की बात करके दोबारा इन्होंने उठने की कोशिश की है, लेकिन उनके सारे समर्थकों ने भी इनको त्याग दिया है आज की डेट में। और मैं तो ग्वालियर में था, तो मैं ग्वालियर में देख रहा था, तो ग्वालियर की स्थिति में आपको बड़ी मजेदार बताऊं कि पहली बार वहां पर 3 भाजपाओं का मुकाबला हो रहा था आपस में, नाराज भाजपा का, शिवराज भाजपा का और महाराज भाजपा का। और पहली बार महाराज या शिवराज भाजपा ने नाराज भाजपा के खिलाफ वीडियो लीक करे, कोई 100 करोड़ का, कोई 500 करोड़ का, और जनता इतनी खुश थी वहां पर इन सब लोगों से, इन सब लोगों के असली चेहरे को देख करके, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की गद्दारी देख करके है और चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी की बेईमानी देख करके। तो इन दोनों चीजों का जो फ्यूजन वहां पर दिखाई दे रहा था, वो जनता में बड़े चटकारे लिए जा रहे थे। तो ये सुरेंद्र राजपूत जी बहुत आश्वस्त है, सलूजा जी भी बहुत आश्वस्त है। क्या है, 3 तारीख तक तो व्यक्ति आश्वस्त हो ही सकता है ना, पर इन दोनों की आश्वस्ति के बीच में संभावना क्या है, इसे समझाने के लिए हमारे साथ में गिरिजा शंकर जी हैं। गिरिजा जी, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, कोई कड़ा मुकाबला मानने को भी तैयार नहीं है, एक तरफा है मामला। जो लाइन में लगा वोट डालने के लिए, वो हमारे को ही देने के लिए लगा, कमोवेश ऐसे बताने की कोशिश है। आप क्या कहते हैं, वाकई एक तरफा है जिसके भी पक्ष में, या कुल मिला के सांस अटका के रखे सबके सब, कोई इतना एक तरफा वाला मामला नहीं है? जो जीत जाए उसे ईश्वर की मेहरबानी माननी चाहिए। तरफा रहा ही नहीं कभी जी। हाँ जी, एक तरफा जो है कभी रहा ही नहीं जी। और चुनाव जो है जो दोनों पार्टियों के बीच बहुत कांटे की टक्कर, ये हर आदमी जानता है। मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता चाहे भले ना माने, बल्कि मैं तो कहूँगा कि इसमें इस बार एक तीसरा मोर्चा कहें या तीसरी शक्ति कहें, जो बीजेपी और कांग्रेस से बगावत करके जो नेता बाहर गए और जिन्होंने बसपा का हाथ थामा या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी एक बड़ी ताकत के रूप में है, जिनका नुकसान दोनों पॉलिटिकल पार्टी को हो सकता है जी। क्योंकि जो बगावत करके बाहर गए हैं पार्टी से, वो कोई बहुत मामूली नेता नहीं है। उसमें सिटिंग एमएलए, एक्स एमएलए और दूसरे जो बड़े पदाधिकारी हैं वो गए हुए हैं। जहां तक सवाल वोटिंग का है, तो वोटिंग के परसेंटेज से किसी भी तरह का चुनाव परिणाम का अनुमान बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि आप देखेंगे सन 77 से लेकर अब तक हर चुनाव में वोट परसेंटेज बढ़ते रहे हैं, वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है, और उसमें सरकारें गिरी भी हैं और सरकारें रिपीट भी हुई हैं। आप 2003 में यदि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और कांग्रेस सरकार गिरी, तो 8 और 13 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बाद भी बीजेपी की सरकार रिपीट हुई। तो इसलिए वोटिंग परसेंटेज से किसी भी पार्टी का जीतने हारने का अनुमान बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। दूसरी बात यह है कि वोटिंग जो वोट परसेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो मिलते हैं वोट, उसके अनुमान के आधार पर उसको सीटों में भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। जो सेफोलॉजी में स्टडी होती है
जो पॉलिटिकल पार्टीज को मिले हुए वोटों की, वो वोट परसेंट की स्टडी होती है। सीटों में तो उसको कन्वर्ट कर किया जाता है, जो कि कई बार सही नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि जो आज अभी और काउंटिंग के वोटिंग के जो फाइनल आंकड़े हैं अभी आना बाकी है। अभी मेरे ख्याल से वो 9-10 बज जाएगा, और उसमें मेल फीमेल के आंकड़े वो भी आए ही नहीं है। तो एक अनुमान जरूर ये लगा सकते हैं हम वोटिंग से कि महिलाओं का यदि वोटिंग परसेंटेज अधिक है अनुपात पुरुषों की तुलना में, तो वो जरूर निर्णायक हो सकता है, क्योंकि इस बार पूरा चुनाव जो है वो महिलाओं पर फोकस रहा है। जैसे ही शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना अपनी घोषित की और उस पर अमल करना शुरू किया, आप देखें तत्काल कांग्रेस की प्रतिक्रिया हुई और कमलनाथ ने 1,500 रुपए देने की बात कर दी। जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपनी चुनावी सभाओं में मध्य प्रदेश सरकार के कामों और उपलब्धियों की बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, उनको भी लाडली बहना का जिक्र और मामा का जिक्र करना पड़ा। तो लाडली बहना एक बहुत ही चुनाव की दृष्टि से जो है वो गेम चेंजर तब भी बनी थी, और अभी यदि आज की वोटिंग में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों की तुलना में यदि अधिक है, तो जरूर एक अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि वो इस योजना के पक्ष में वो वोटिंग हुई हो। लेकिन पर मैं गिरिजा जी थोड़ा सवाल आपसे दूसरा जानना चाहता हूं, फिर नरेश सलूजा के पास जाऊंगा। कांग्रेस की तरफ से चेहरा साफ था कमलनाथ, भाई कोई संशय नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व की रणनीति पर काम किया। बहुमत आया तो मुख्यमंत्री कौन होगा, बहुमत आने के बाद तय किया जाएगा। यह दांव चुनाव के दौरान आपको कितना सटीक महसूस हुआ? इतने चुनाव आपने देख लिए। शिवराज जो पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा थे, उनको पीछे करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को धारदार किया, या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक गलत दांव चला? नहीं, ये तो खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को बदलकर ये साबित कर दिया कि वो जो दांव था वो गलत था। दरअसल देखिए, चेहरों की जहां तक बात होती है, तो आजादी के बाद से आज तक किसी भी पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, जनता दल हो, तृणमूल कांग्रेस हो, एक मान्य परंपरा रही है। ये रूलिंग पार्टी का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो रूलिंग पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा होता है, और विपक्ष में जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है। इसको अलग से घोषित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे नेता प्रतिपक्ष को शेडो चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। 90 के बाद ये परंपरा मध्य प्रदेश में बदली और नेता प्रतिपक्ष के बदले प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाया गया, और वो परंपरा बीजेपी कांग्रेस दोनों में चली आ रही है। इसी के चलते 90 में सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री बने, इसी के चलते 93 में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने, और 2018 में कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। तो भले ही पार्टियों ने अपना चेहरा घोषित न किया हो, लेकिन जनता के लिए शिवराज सिंह बीजेपी के और कमलनाथ कांग्रेस के चेहरा थे। लेकिन उस चेहरे पर एक चुप्पी साध कर एक संशय की स्थिति बीजेपी ने मतदाताओं के बीच में पैदा की, और मतदाताओं में ये सवाल बार बार और हर जगह पूछा जाने लगा कि क्या शिवराज सिंह अगली सरकार में मुख्यमंत्री होंगे या नहीं। यानी कि उनके वोट देने का जो एक आधार था वो ये आधार भी बन गया, और इसीलिए तो पार्टी को कहीं ना कहीं ये कोर्स करेक्शन करना पड़ा कि उनको उनकी सबसे अधिक चुनावी सभाएं कराई गई। उनका उल्लेख प्रधानमंत्री ने बाद के भाषणों में करना शुरू किया। प्रदेश की जनता के नाम में चिट्ठी लिखकर ये कहा गया कि शिवराज सिंह के अथक प्रयासों से मध्य प्रदेश विकसित राज्य बना। ये तमाम चीजें हुई, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि मीडिया में, आम जनता में, पॉलिटिकल पार्टीज में ये परसेप्शन हर जगह है कि शुरुआत के दौर में बीजेपी बहुत कमजोर थी, और धीरे धीरे उसने पिकअप किया है। आखिरी के 15-20 दिनों में उसने बहुत जबरदस्त वापसी की है। तो मैं वापस आता हूँ नरेश सलूजा जी आपके पास में, जैसे निर्णायक बातचीत के लिए। गिरिजा शंकर जी कह रहे कोर्स करेक्शन कर लिया भाजपा ने, शिवराज जी चेहरा वाकई ऐसा है, तय हो गया, बहुमत आ रहा है, ये तो आपने बता ही दिया, इसमें तो आपको कोई संशय नहीं है। और बहुमत कहां आ रहा है? प्रचंड बहुमत आ रहा है। तो फिर शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री। अमित शाह उस समय जवाब नहीं दे पाए थे, नरेंद्र सलूजा तो दे देंगे।
देखिए, मेरा कद इस जवाब देने के लिए बहुत छोटा है। ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, विधायक दल की बैठक में तय होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। ये मेरा कद तो बहुत छोटा है कि मैं इसका जवाब दे सकूं। अच्छा चलिए, इसका जवाब दीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपके कहे अनुसार प्रचंड बहुमत से वापसी कर रही है तो दरअसल इसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान के अथक प्रयास, अथक मेहनत और करिश्माई नेतृत्व को है, या इसमें कोई ऐतराज? देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में वापस से सरकार बनेगी तो इसका श्रेय हम सर्वप्रथम मोदी जी के चेहरे को देंगे, उसका श्रेय शिवराज जी के चेहरे को देंगे, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के चेहरे को देंगे, पूरे भाजपा के संगठन को देंगे, करोड़ों कार्यकर्ताओं को देंगे, क्योंकि हम तो सामूहिक नेतृत्व भावना से काम करते हैं। सभी के सामूहिक प्रयास से वापस मध्य प्रदेश में। तो मतलब ये माना जाए कि अगर कहीं बहुमत नहीं आया तो ये मोदी जी की पराजय होगी, ये शिवराज जी की पराजय होगी, ये वीडी शर्मा की पराजय होगी, भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की पराजय होगी, ठीक है ना सलूजा जी? अगर बहुमत नहीं आया तो इसे नरेंद्र मोदी की पराजय के तौर पर देखा जाएगा। हिमांशु जी, अगर और मगर आप लिख के रख लीजिए, भाजपा की सरकार। अरे भाई, अगर मगर हमें लिख के थोड़ी रखना है भाई। आपने जितनी दमदारी से बोला अगर जीत होगी, आप ही तो बोले थे अगर जीत होगी तो ये सबसे पहले ये नरेंद्र मोदी जी के चेहरे की जीत होगी। हमने विनम्रता से प्रति प्रश्न कर लिया, काम है हमारा कि भाई अगर हार होगी तब तो ऐसा नहीं कि ये शिवराज जी या प्रदेश भाजपा के सामूहिक नेतृत्व की हार है, मोदी जी का इससे कोई सरोकार नहीं है। केवल इतना सवाल है आप जैसे सुधी प्रवक्ता से। हार की कोई संभावना दिख रही हो, जब पूरी जीत सुनिश्चित है, जीत की संभावना है, प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही, तो मैं इस काल्पनिक प्रश्न का जवाब क्यों दूं? ठीक है सलूजा जी, आपकी मर्जी है, पर हमारे दर्शक समझ रहे हैं कि आप क्या श्रेय देना चाहते हैं। बाकी के संदर्भ में लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कैसे कर सकते हैं। पर सुरेंद्र राजपूत जी से पूछते हैं, सुरेंद्र जी क्या मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ी, ये चुनाव आप मानते हैं कि शिवराज सिंह के नेतृत्व में हुआ और शिवराज जी को आपने चुनौती देकर अपदस्थ करने का रास्ता तय कर लिया, जब आपका दावा है कि आपका तो बहुमत आ ही रहा है और तगड़ा बहुमत आ रहा है? तीन चार चीजें बड़ी साफ है जी। आपको तो बताओ हिमांशु भाई, मैंने पहले भी कहा था आपसे, जब नरेंद्र मोदी जी का सूर्य अस्तांचल की ओर चला गया जी। 2014 में सूर्य जो था सुबह का उगता हुआ 9 बजे का सूर्य था, और उसके बाद जैसे 2015, 16, 17, 18, 19 आया है जैसे, तो 2014 से जब 2023 दिन में 2 बजे का सूर्य हो गया था, तपता हुआ सूर्य। इसने बिल्कुल 2272 से 303 सीटें ले आए जी। उसके बाद जब ये सूर्य जो है 2023 का हुआ तो शाम को 5 बजे का सूर्य हुआ, जब इन्होंने कर्नाटक में हारे, हिमाचल में हारे, और अब जो है ये 5:30 पौने 6 बजे का सूर्य हो गया है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मिजोरम तो जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि इनकी लोकल यूनिट ने कह दिया हम आपके साथ नहीं रहेंगे। फिर अब 2024 में ही अस्त होने का सूर्य हो जाएगा, 6, 6:30 बजे का सूर्य हो जाएगा। तो अब मोदी जी के नाम पर इनके पास कुछ नहीं बचा, कुछ भी। हाँ, नोट बचे हैं, वोट नहीं बचे हैं, ये तय है इनका। तो अब इनके पास इनकी मजबूरी हो जाती है कि अब कहे तो कहे क्या और करे तो करे क्या। तो पहले ये कहने लगे साहब मोदी जी के नाम पर, फिर इन्होंने धीरे धीरे अपना क्या कि नहीं कमल के फूल के नाम पर, अब फिर इन्होंने धीरे धीरे अब जैसे जैसे इनके वो आते रहे क्या बोलते हैं एडवर्टीजमेंट, तो जेपी नड्डा का चेहरा बड़ा होने लग गया। तो हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि 5वीं लिस्ट में शिवराज जी का नाम देना ये अपने आप में शिवराज जी की और उनके समर्थकों की घनघोर बेइज्जती थी। उसके बाद आप पार्टी लिखते रहिए, चिट्ठी लिखते रहिए, हम नहीं जानते इस बात को। हमारे यहाँ कॉन्ट्रेरी टू दैट बहुत स्पष्ट नेतृत्व है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े हैं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में बड़ी विजय की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जय कांग्रेस है और जय कमलनाथ है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का राज्यवार चाहे यहाँ पे हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं। लेकिन अगर आप ये कह दीजिए कि आप नहीं सामूहिक नेतृत्व, इनसे पूछ लीजिए 2024 में नरेंद्र मोदी जी का भी सामूहिक नेतृत्व रहेगा क्या, कि नहीं वहां साहब नाम रहेगा। तो ये सब कंट्राडिक्शन मुझे नहीं लगता कि उचित है। आप किलो में तौलना है किलो में तौलिए, और लीटर में मापना है लीटर में मापिए। हम तो इतना जानते हैं कि लोगों ने हमारे भरोसे को कायम रखा है, हमारे स्पष्ट नेतृत्व के भरोसे पर हम चुनाव लड़े हैं, और जनता ने हमें भरपूर जन समर्थन भी दिया है और आशीर्वाद भी दिया है, जिसकी वानगी हमें दिख रही है। और आने वाले समय में आपको 3 तारीख तक तो सलूजा जी को भी बोलने की पूरी आजादी है भाई, वो अच्छी बात है, बोलना चाहिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाहिए, भले ही नए नए गए हो। लेकिन
अब 3 तारीख के बाद तो जो सच है वो सामने आएगा ही आएगा। जो 3 तारीख को है वो सच सामने आएगा ही आएगा। समय मेरे पास सीमित है और मुझे गिरिजा जी से क्लोजिंग रिमार्क लेना है। सरोज जी माफी के साथ में गिरिजा जी की टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है। गिरिजा जी इस चुनाव को क्या देखें? कांग्रेस वर्सेस मोदी, कमलनाथ वर्सेस नरेंद्र मोदी, या कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान? किस रूप में आप इस चुनाव को व्यक्त करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये पूरा चुनाव जो है वो शिवराज सिंह पर केंद्रित हो गया था। कांग्रेस तो ये कहती रही है कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, जनता लड़ रही है हमारे लिए चुनाव, मतलब कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी, ऐसा तो होता नहीं कभी। तो जो मुद्दा उठा कि चेहरे की बात आई और अगली सरकार बनने पर मुख्यमंत्री की बात आई और उसमें जो एक भ्रम जैसी स्थिति बनी, तो बड़ा जो मुकाबला जो है वो शिवराज सिंह अपने आप में एक चुनौती बन के मुद्दे में उभरे। और भले ही पार्टियों ने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा औपचारिक रूप से नहीं की, कमलनाथ की भी घोषणा औपचारिक रूप से नहीं की गई है, लेकिन बावजूद आम जनता के लिए, मतदाताओं के लिए जो है बीजेपी का चेहरा शिवराज सिंह चौहान थे और कांग्रेस का चेहरा कमलनाथ थे। अच्छा, अगर ऐसा है गिरिजा जी, तो मोदी के मन में एमपी है या एमपी के मन में मोदी है, ये क्यों चला? अगर शिवराज जी थे तो नहीं, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की रणनीति और उनकी सोच क्या है वो अपनी जगह पर है। आम जनता, आम मतदाता की सोच वो उनके अनुरूप हो जरूरी नहीं है। आम मतदाता की बात आती है राजनीतिक मुद्दों की, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो मुद्दे उठाते हैं ये बताकर कि आम जनता के मुद्दे हैं, वो आम जनता के मुद्दे होते हैं क्या? आम जनता के मुद्दे, आम जनता की सोच। गिरिजा जी का कहना यह है कि भले ही भाजपा ने लाख कोशिश की हो मोदी जी के आधार पर चुनाव लड़ने की, जनता के स्तर पर इस चुनाव को शिवराज वर्सेस कमलनाथ के रूप में देखा गया। ये सीधे तौर पर गिरिजा जी का आकलन है। सुरेंद्र राजपूत जी एक हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। जी सुरेंद्र जी, मेरे पास समय बेहद सीमित है जी, आपकी टिप्पणी। मैं हमेशा एक चीज देखता हूँ कि आपके यहाँ जो निरपेक्ष भाव से पत्रकार आते हैं वो एक ही तरफ, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता हैं और दोनों के दोनों प्रवक्ता नरेंद्र मोदी जी को बचाने का एक असफल प्रयास कर रहे हैं। शिवराज जी बिल्कुल भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं थे, 5वीं लिस्ट में उनका नाम दिया गया। अगर गिरिजा जी बता सके 1952 से आज तक कि किस पदेन मुख्यमंत्री का नाम पहली लिस्ट में नहीं आया था, तो मैं थोड़ा सा अपनी भी जानकारी दुरुस्त कर लूंगा। तो सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है कि ये बात सिरे से खारिज है कि शिवराज चेहरा थे। सलूजा जी, आपका अधिकार बन गया है क्योंकि सुरेंद्र राजपूत जी की टिप्पणी सीधे तौर पर है पार्टी पे। जी देखिए, बड़ा गलत आरोप लगा है। गिरजा शंकर जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सब उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। अरे गिरिजा जी की चिंता तो मैं कर लूंगा, आप उसकी चिंता छोड़ो। गिरिजा जी तो हम सबके बेहद आदरणीय है, आप तो अपनी पार्टी की बात बताओ, गिरिजा जी की चिंता बाद में कर लेंगे। भाजपा का प्रवक्ता बना रहे, देखिए इनकी हार की बौखलाहट, अब मीडिया को भी कोसने लग गए ये लोग। अरे किसी को नहीं कोस रहे, आपके पास अपने संदर्भ में कोई तर्क है क्या? सलूजा जी, हमारी चिंता छोड़ो ना, आप गिरिजा जी की चिंता के लिए मैं बैठा हूँ। के बारे में इस तरह की बात कहेंगे तो हमें बुरा लगेगा और मीडिया जी के बारे में कहेंगे तो बुरा लगेगा। टिप्पणी करना स्वाभाविक। मतलब मोदी जी और शिवराज जी के संदर्भ में बोले सुरेंद्र जी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके संदर्भ में कोई तर्क सलूजा जी के नहीं है। सलूजा जी इस बात से बहुत आहत हो गए कि गिरिजा जी को ऐसा क्यों कह दिया। भाई गिरिजा जी यहाँ पर हम सबके बेहद सम्माननीय है, उन्होंने कोई आकलन दिया उसमें असहमति व्यक्त करने के लिए सुरेंद्र राजपूत जी ने एक टिप्पणी कर दी। पर महत्वपूर्ण बात यह कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में दोनों राजनीतिक दल 3 तारीख तक तो कम से कम हार मानने के लिए तैयार हैं। दोनों केवल जीत नहीं बता रहे हैं, बम्पर जीत बता रहे हैं और दोनों अपने अपने नेताओं को श्रेय देना चाहते हैं। सलूजा जी के साथ में दिक्कत यह है कि वो जीत का श्रेय तो सामूहिकता में देना चाहते हैं, हार के संदर्भ में अभी संकोच रखना चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी को यह दिक्कत नहीं है, जीते या हारे श्रेय स्पष्ट है, पर जनता ने वस्तुतः फैसला क्या लिया है इसको हम 3 तारीख को जान पाएंगे। लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। छोटे से ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के अपने मेहमानों के साथ, जहां पर आज 2 चरण का मतदान हुआ है। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए।